दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हिंदी भाषा के सवालों को लेकर हाजिर हूं। देखिए कंप्लीट हिंदी व्याकरण पर दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा दोस्तों 37 नंबर का लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा, मैं कितने दिन से आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो लगातार मैं आपको 37 दिनों से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आज हमारा 37 डेज है, ठीक है। और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 1120 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। डेली ज्यादा नहीं, हम लोग 30-30 सवाल पढ़ते पढ़ते अपने 1000 सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवालों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और ये जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं ये पीआरटी, मिडिल, टीजीटी और पीजीटी इन चारों परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि यहां पे लिखा भी है कि आज की मेहनत कल के सपने को सच कर सकती है। तो आज आप मेहनत करने के लिए अगर तत्पर हैं तो जान लीजिए कल आपका सपना भी आपसे मिलेगा ही मिलेगा। सपना खुद ब खुद आपको ढूंढ लेगा, लेकिन पहले आप मेहनत करने को तो तैयार होइए। एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर रहेगा, लाइक कमेंट करिए या मत करिए, शेयर करिए या मत करिए, लेकिन मेरी क्लास में अपने साथ एक कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए। बहुत बड़ी चीज आपसे नहीं मांग रहा हूं, ये आपके भले के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये भलाई मैं आपका क्यों चाहता हूं, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा ना, उससे मेरा नाम रोशन होगा, ठीक है। आपके लाइक करने से मेरा बहुत फायदा नहीं होने वाला। जिनको अच्छा लगेगा वो खुद ब खुद लाइक करेंगे। उन्हें नितिन सर के कहने का वेट नहीं करना है कि नितिन सर कहेंगे तभी मैं लाइक करूंगा। अंदर से आत्मा आती है ना, आत्मा जागती है कि भाई नहीं, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वो सब आत्मा वाली बातें हैं। तो जो अन्य बात है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि प्लीज आप कॉपी कलम लेके बैठिए। बहुत जबरदस्त दोस्तों आपकी तैयारी होगी। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है क्या सही क्या गलत, गलत सही जो भी जवाब दीजिए, किसी से शेयर करने थोड़े जा रहे हैं। बंद कमरे में आप जो है सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। कम नंबर आएगा तो भी तो कोई समस्या नहीं, कम से कम आपको पता तो चलेगा कि हमारी पोजीशन क्या है। अगर पोजीशन दोस्तों डाउन रहती है तो आपके लिए एक स्पेशल बैच में बनाया हूं, बीपीएससी ट्री। बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा दोस्तों कि बीपीएससी ट्री के बैच का क्या फायदा है। दोस्तों बहुत सारा फायदा है। ये 4 एग्जाम तो आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा भारत का कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आएगी, फिर दोबारा आपको जीवन में हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, इसको पढ़ने के बाद ऐसा क्या हासिल हो जाएगा? आप महारथी बन जाएंगे, आप खुद ही मास्टर बन जाएंगे, लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। इतनी बढ़िया दोस्तों यहाँ हिंदी बताई गई, इतना विस्तार से मैं पढ़ाया हूं आपको, ठीक है। अब आप मौका तो दीजिए, तब तो हम समझाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने सवालों पर आते हैं। 1081 नंबर से दोस्तों हमें अपने सवालों को हल करना है, ठीक है। 1081 से सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है रस निधि किस कवि का उपनाम है। कई बार दोस्तों इस तरह के सवाल आते हैं, बहुत सोच समझ के बताइए। मैंने क्यों कहा कॉपी कलम लेके बैठिए, सोच समझ के बताइए कि रस निधि दोस्तों ये किसे कहा जाता था। रस निधि दोस्तों किसे कहा जाता था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता था, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता था, माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता था, या फिर पृथ्वी सिंह को कहा जाता था, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता था। किसे कहते थे दोस्तों? रस निधि। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो सवाल दिया है रस निधि ना, ये कहा जाता था दोस्तों पृथ्वी सिंह को। जी हाँ, इनको दोस्तों रस निधि कहा जाता था। और इनकी एक रचना दोस्तों रस निधि सागर, इन्हीं की एक रचना दोस्तों मैं आपको बताऊं, ठीक है। इनकी एक रचना है वो इसी नाम से है, रस निधि सागर। क्या नाम दोस्तों? रस निधि सागर, ये इन्हीं की रचना है। इसी तरह से दोस्तों एक रचना इनकी 12 मासी, ठीक है, 12 मासी, ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। तो पृथ्वी सिंह को दोस्तों रस निधि के नाम से जानते हैं। ये तथ्य आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में दोस्तों प्रधान रस कौन सा है बताना है। उत्तर रामचरितम में प्रधान रस कौन सा है, ध्यान से सोचिएगा। देखिए बहुत सारा बच्चा दोस्तों यहां रामचरित मानस सोच लिया। क्या सोच लिया? रामचरित मानस सोच लिया। और आप सभी जानते हैं रामचरित मानस की रचना किसने किया था दोस्तों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था, ठीक है। तुलसीदास जी ने किया था, ठीक है। और इस रामचरित मानस में बहुत तरह के दोस्तों रस प्रयुक्त हुए हैं। जैसे तुलसीदास जी ने दोस्तों यहां पर भक्ति रस को दिखाया है, ठीक है, भक्ति रस। यहां पे दोस्तों वात्सल्य रस भी आपको मिल जाएगा, जब राम जी के बचपन का वर्णन होता है वात्सल्य रस। और जब आगे युद्ध का वर्णन होगा तो दोस्तों वीर रस भी मिल जाएगा। तो अगर आप रामचरित मानस की बात करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। यहां मैं रामचरित मानस की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां तो मैं आपसे उत्तर रामचरित की बात कर रहा हूं। और उत्तर रामचरित दोस्तों किसकी रचना है? यह भवभूति की रचना है, ठीक है। यह एक बहुत बड़े दोस्तों कवि हैं भवभूति, ठीक है। यह उनकी रचना, उन्होंने 3 किताब लिखा दोस्तों। एक लिखा उत्तर रामचरित, ठीक है, उत्तर राम
चरित, ठीक है, उत्तर रामचरित। और उत्तर रामचरित में रावण के वध के बाद की कहानी उन्होंने लिखा है। इसी तरह से दोस्तों इनकी एक और रचना है मालती माधव। कौन सी? मालती माधव, ये भी इन्हीं की रचना है। और एक और रचना दोस्तों महावीर चरित, ठीक है, महावीर चरित, वो भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। ये इन 3 रचनाओं के लिए दोस्तों बहुत पॉपुलर है भवभूति जी। और भवभूति जी ने यहां पर दोस्तों, ये भवभूत जी की रचनाओं में दोस्तों करुड़ रस मिलता है, ठीक है, ये करुड़ रस के दोस्तों आचार्य माने जाते हैं, ठीक है, यह करुड़ रस के दोस्तों आचार्य माने जाते हैं। इस वजह से दोस्तों इनकी अधिकतर रचनाओं में करुड़ रस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे तथ्य आप दिमाग में रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत डीप में जाके ये सवाल बन रहे हैं, जरा आपको सोचना पड़ेगा। आपकी तैयारी कम से कम इस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, तब समझिए मजा है, नहीं तो फिर आप अपने आप को धोखे में मत रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन है, पंच लाइन अपने जीवन में हम हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन क्या किसी बच्चे को पता है कि लाइन किसने लिखी है? इस लाइन की रचना दोस्तों किसने किया हुआ है? बहुत सोच समझ के बताइएगा। ये हम और आप अपने मुंह से बोलते जरूर हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसने बड़े विचार करके इस लाइन को लिखा है। बोलिए जल्दी से। सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन या रामधारी सिंह दिनकर? बहुत सोच समझ के बताइएगा दोस्तों। मुझे पता है कंफ्यूजन में आप बहुत गलत उत्तर देंगे। जो सही उत्तर दोस्तों वह है सोहन लाल द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, सोहन लाल द्विवेदी जी की दोस्तों एक पंक्ति है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत जबरदस्त पंचलाइन है दोस्तों, हम हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक है। चलिए और आगे आ जाते हैं। अच्छा, इनकी कुछ रचनाएं देखिए, याद कर लीजिएगा। एक रचना दोस्तों पूजा नाम मिलेगा, एक रचना गीत नाम से मिलेगा, ठीक है, पूजा गीत, बहुत काफी रचनाएं इनकी तो फेमस। और यहीं अगर माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करते हैं तो इनकी तो बड़ी पॉपुलर 2 रचनाएं हैं। एक दोस्तों हिम तरंगिनी और एक दोस्तों हिम किरीटिनी, ठीक है। ये 2 रचनाएं ही दोस्तों इनको इतना पॉपुलर बना दी कि क्या ही कहना, ठीक है। हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है, झांसी की रानी की रचना दोस्तों इन्होंने ही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित दोस्तों कौन सी भाषा नहीं है? जो भाषा दोस्तों उल्लिखित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों नहीं दिया गया है? तो देखिए, कभी भी दोस्तों अगर संविधान की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी संविधान की बात हो रही है और आपके सामने मामला 8वीं अनुसूची का हो, ठीक है, 8वीं अनुसूची का मामला हो, तो आप जरा यहां पर क्या क्या ध्यान देंगे वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। यहां पर भाग आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जब भाग पूछेगा ना तो बताइएगा भाग 17 है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अनुच्छेद आपसे पूछेगा तो बताइएगा अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 है। और तीसरी बात आपसे क्या पूछेगा, मूल रूप से जब संविधान बना था तब सिर्फ 14 भाषाओं को दोस्तों यहां दर्जा दिया गया था। अब बढ़ते बढ़ते दोस्तों 22 भाषाएं हो गई हैं। और 22 भाषाएं में ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया है। बाकी संस्कृत दोस्तों आदि जननी है, उसे शामिल किया गया है। हिंदी तो हमारी राजभाषा ही है, उसे भी शामिल किया गया है। उर्दू को भी शामिल किया गया है। और हमारी पड़ोसी नेपाली और सिंधी भारत में ज्यादा नहीं बोली जाती। सिंधी के लिए पाकिस्तान बेल्ट में जाएंगे, जो सिंध प्रांत है वहां की जो है भाषा है, तो इसे भी दोस्तों शामिल किया गया है। अब कुछ दिनों में दोस्तों ये सोच चल रहा है कि क्यों ना भोजपुरी को भी शामिल कर लिया जाए, बट अभी संभव नहीं है, ठीक है। कोई भी भाषा दोस्तों इस 8वीं अनुसूची में तभी शामिल की जाती है जब उसमें रचनाएं होने लगती है। उस भाषा में जब रचना होने लगती है तब दोस्तों ये शामिल होता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो फिलहाल ये प्रयास है, क्योंकि भोजपुरी में भी दोस्तों बहुत भोजपुरी की मान्यता बढ़ गई है, ठीक है, इस वजह से उसका भी प्लान चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। बहुत बेहतरीन सवाल दोस्तों, रश्मि किसकी रचना? जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा। एक्सीडेंटल सवाल है और कंफ्यूजन भरा सवाल है। क्यों कंफ्यूजन, मैं आपको समझाऊं। ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्होंने एक रचना किया दोस्तों, उसका नाम था रश्मि रथी। क्या लिखा दोस्तों? रश्मि रथी। बहुत पॉपुलर रचना है, ठीक है, उसका नाम रश्मि रथी। लेकिन मैं आपसे सवाल रश्मि का कर रहा हूं, परीक्षा के टाइम कंफ्यूजन में मत रहिएगा। महादेवी वर्मा की रचना का नाम है दोस्तों रश्मि, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, रश्मि यहां हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से रामचंद्र शुक्ला जी ने लिख दिया रस मीमांसा। क्या लिख दिया दोस्तों? रस
मीमांसा लिख दिया। तो मान लीजिए कल को आपसे रस मीमांसा पूछे तब क्या बताएंगे? रामचंद्र शुक्ला जी का नाम बताएगा। इनकी रचना का नाम दोस्तों रस मीमांसा है। ये रस से संबंधित, देखिए रश्मि रस से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरह बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की एक रचना है, इनकी रचना का नाम है रश्मि रेखा। क्या नाम दोस्तों? रश्मि रेखा। अगर आज हमें यह सवाल दे दिया होता गलती से कि रश्मि रेखा किसकी रचना है, फिर तो दोस्तों इस प्रश्न का बंटाधार आप कर देते, मतलब आपको पता ही नहीं होता, उत्तर ही नहीं बता पाते। लेकिन मैंने कहा इतना डिफिकल्ट सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं। इसी तरह से पंडित जगन्नाथ जी ने लिखा रस गंगाधर। क्या लिखा दोस्तों? इनकी रचना का नाम क्या है? रस गंगाधर। क्या नाम दोस्तों? रस गंगाधर, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे। तो ये सब अलग अलग रचनाएं हैं, लेकिन उनके बारे में भी आप समझिएगा, ठीक है। क्या पता परीक्षा में क्या आपसे पूछ लिया जाए, तो जो जवाब है इस सवाल के लिए डी वाला उत्तर सही है, ठीक है। चलिए और आगे आ जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है शाखा मृग। शाखा मृग में दोस्तों समास कौन सा है बताना है। देखिए समास आप तभी बता सकते हैं जब आपको समास विग्रह पता चला हो, ठीक है। तो समास विग्रह पहले कर लीजिए। शाखा मृग का मतलब होता है शाखा पर दौड़ने या फिर चलने वाला मृग, ठीक है, मृग। और शाखा पर कौन दौड़ता है? वो बंदर दौड़ता है, ठीक है। तो शाखा मृग दोस्तों बंदर का पर्यायवाची है। और मैंने आपको बताया था कि जहां तीसरा पद प्रधान हो, वहां दोस्तों हमेशा जवाब क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। बहुत सारा बच्चा भी यहां गलत करेगा। लोग कर्मधारय करते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं दिमाग में, लेकिन दोस्तों कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी भाव बिल्कुल नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, यहां बहुब्रीहि समास होगा। शाखा मृग कहते किसे दोस्तों? शाखा मृग कहते हैं बंदर को, ठीक है। तो जैसे हमने कहा लंबोदर, तो लंबोदर का तात्पर्य गणेश जी से है। मैंने कहा दशानन का तात्पर्य रावण से है, ठीक है। उसी तरह से शाखा मृग का तात्पर्य किसे? जैसे एक शब्द मैंने दे दिया जलज। अब जलज किसे कहते हैं दोस्तों? कमल को कहा जाता है। तो दोस्तों जलज बोलते ही कमल का चित्र बन रहा है, वो तीसरा पद है, ठीक है। बोला जा रहा है जलज और भाव आ रहा है कमल का, तो दोस्तों सीधा सीधा वहां भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसको अपने दिमाग में आप रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए और आगे चलते हैं। कह रहा है क्रीड़ांगन। क्रीड़ांगन में दोस्तों समास कौन सा है? ठीक है, क्रीड़ांगन। अब फिर से आप समास विग्रह कीजिए तो आपको मिलेगा क्रीड़ा के लिए क्रीड़ा का मतलब होता है खेलने, ठीक है, खेलने, ठीक है। क्रीड़ा के लिए या खेलने के लिए आंगन, ठीक है, खेलने के लिए आंगन, ठीक है। आंगन मतलब जगह, कोई स्थान, ठीक है। उसके लिए दोस्तों क्रीड़ांगन होता है। तो एक क्रीड़ा के लिए आंगन है, तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां क्रीड़ा के लिए यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और तत्पुरुष में भी क्या आ जाएगा दोस्तों? यह संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? यह संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ये अपने दिमाग में आप रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों ये एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। और आगे आ जाइए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि यण संधि। करा यण संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? अरे बाप रे, बहुत खतरनाक दे दिया, ठीक है। करा कौन सा यण संधि से दोस्तों निर्मित नहीं है? तो चेक करना पड़ेगा। जैसे स्वागत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा सुधन आगत। क्या मिलेगा? सुधन आगत। तो ये तो दोस्तों यण संधि है, बराबर क्या दोस्तों? यहां पर यण संधि है। चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं। दूसरा लिखा है स्वस्ति। स्वस्ति का हो जाता है सुधन अस्ति। क्या हो जाता है? सुधन अस्ति। यहां भी दोस्तों यण संधि है। तीसरा लिखा दोस्तों स्वेच्छा। स्वेच्छा का क्या हो जाता है? स्व धन इच्छा। यहां अ और ई मिलकर ए बनते हैं, तो यहां पर दोस्तों गुण संधि आ जाता है। क्या आ जाता है? गुण संधि। यही दोस्तों आपका उत्तर निकल जाएगा। और देख लीजिए फिलहाल आगे। अगला दे रहा स्वल्प, ठीक है। तो याद रखेगा सुधन अल्प होता है, स्वधन अल्प नहीं। क्या हो जाता है? सुधन अल्प होता है। तो यहां भी दोस्तों यण संधि है। सखैक्य, संखैक्य में क्या हो जाता है दोस्तों? सखैक्य होता है। तो यहां दोस्तों आप संधि विच्छेद देखेंगे तो मिलेगा सखी धन ऐक्य। क्या मिलेगा? सखी धन ऐक्य। और यहां भी दोस्तों यण संधि है। तो कहां पर यण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में। मैं इतना विस्तार से क्यों पढ़ाता हूं यार? मेरा काम सिर्फ उत्तर देना नहीं है, मेरी आदत है। मैं आपको धोखे में नहीं रखता, पढ़ाता हूं तो अच्छे से पढ़ाता हूं। पता नहीं कंजूसी कर ही नहीं पाता हूं, आदत में ही नहीं है। अब भाई पता चलना चाहिए ना, मैं कुछ भी यहां बता चला हूं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चा हैरान परेशान।
चेंज कर दिया मैंने। तो ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों को। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं अगला सवाल जो है क्या दे रहा है। अगला सवाल दे रहा है दाहिनी। दाहिनी में आपको संधि बताना है कि दाहिनी में कौन सी संधि। अब देखो ये वही बच्चा बता सकता है जिसको संधि विच्छेद पता होगा, ठीक है। तो दाहिनी में संधि आता है दय दय धन इनी। क्या आता है दोस्तों? दय धन इनी। और यहां पर दोस्तों आता है अयादि संधि। मैंने आपको समझाया था कहीं भी अय आ जाए, कहीं भी आय आ जाए, या कहीं भी अव आ जाए, या कहीं भी आव आ जाए, तो जवाब हमेशा क्या होता है दोस्तों? वहां पर अयादि स्वर संधि होता है। तो यही आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसको आप दिमाग में खाली रखिए, आनंद आ जाएगा पढ़कर। करा वह फूल जैसी, वह फूल जैसे सुंदर और तितली जैसी चंचल। वह फूल जैसे सुंदर और तितली जैसी चंचल, इसमें अलंकार आपको ढूंढना है। देखिए मैं आपको समझाऊं, ये बड़ा कठिन सवाल है अपने आप में। मैं आज उत्तर बता दूंगा, कल आप भूल जाएंगे, ठीक है। यहां मामला उपमेय उपमान का होता है, लेकिन आप बचपन से लेकर आज तक उपमेय उपमान को जितनी बार पढ़े हैं उतनी बार दोस्तों भूल गए हैं। तो जब तक आप इसे देसी भाषा में नहीं समझेंगे, आप कभी आपके दिमाग में सवाल बैठेगा ही नहीं बैठेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, कभी कभी बातें इतनी निकटता से की जाती हैं कि उसमें अंतर नहीं हो पाता है। समझिए, देखिए इसकी तारीफ कैसे किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, मैं अगर फूल और तितली अपने सामने रख दूं और एक जो है नायिका को अपने सामने रख दूं, मेरे सामने तीन लोग, एक नायिका, एक फूल, एक तितली, ठीक है। तो दोस्तों तीनों अलग अलग सेगमेंट हैं। फ्लावर अपनी जगह है यार, बटरफ्लाई अपनी जगह है, नायिका अपनी जगह है, समझ रहे हैं ना, तीनों अलग अलग थिंग है। लेकिन अब इस प्रश्न में दोस्तों एक ऐसा भाव पैदा किया जा रहा है, कुछ नायिका के तारीफ के लिए कुछ शब्द बनाया जा रहा है कि वह फूल जैसी क्या है? सुंदर है। जितना सुंदर फूल होता है ना, वो फूल जैसी सुंदर है। यानी दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन इतना आपने उन्हें क्लोज बना दिया, इतना नजदीकी कर दिया, इतना नजदीक कर दिया कि अब उसको जो है आप अलग ही नहीं कर पा रहे हैं। और कैसी दोस्तों? और तितली जैसी चंचल। जैसे तितली एक जगह नहीं रुकती है, वैसे वो नायिका है, कहीं टिकती नहीं, हमेशा दौड़ते भागती रहती है, ठीक है। तुलना किया ना, एकदम क्लोज। जब आप किसी चीज को एकदम जो है चिपका देते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों रूपक। क्या कहते हैं? रूपक। दोनों रूप को आपने एक ही मान लिया। तितली अलग रूप था, फूल अलग था, लेकिन उसको आपने नायिका में उलेट दिया, ठीक है। रूप दोस्तों एक मान लिया, तो समझ लीजिए रूपक। अब इस तरह से कभी भी सवाल आए ना, तो आप यहां पे रूपक अलंकार दीजिएगा, अपना जवाब एकदम परफेक्ट जवाब होगा। बाकी के जो ऑप्शन है सिर्फ आपको दोस्तों परेशान करने के लिए दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी दोस्तों आपका उत्तर होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए मेरी बात समझ। अब इसको मैं बताता कि जहां गुण धर्म समान हो जाए, फलाना फलाना, कहां आपके दिमाग में जाता। देसी भाषा में समझो, उत्तर निकालो, आगे आओ। एक खतरनाक शब्द दिया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली मैं आपको एक शब्द ऐसा दूंगा जिसका उत्तर आप नहीं बता पाएंगे, और बहुत तगड़े तरीके से मैं ऐसे सवाल बनाता हूं, ठीक है। आपको एक सवाल दे रहा हूं, दारुड़। दारुड़ का दोस्तों अर्थ क्या होता है आपको बताना। दारुड़ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बच्चा सोचेगा लगता है इच्छा उच्छा की बात हो रही, बिल्कुल नहीं। जंगल की बात हो रही, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दंगल के लिए दोस्तों एक आप शब्द पढ़ते हैं ना, दावानल, ठीक है, या दावाग्नि। दाव माने जंगल होता है, दावानल यानी दाव धन अनल हो जाता है, दाव कहा जाता है दोस्तों। जंगल के लिए एक शब्द होता है, दाव होता है, अरण्य होता है, विपिन होता है, कांतार होता है, कांतार, ठीक है। ये सब दोस्तों जंगल के लिए होता है, ठीक है। अरण्य होता है, ये सब आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां दारुड़ का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? भयंकर, अर्थहीन नहीं, युद्ध भूमि नहीं, ठीक है। एक शब्द आप सुनते होंगे, दारुल हर्ब, सुनते हैं ना, एक शब्द आप सुनते होंगे, दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है युद्ध भूमि, ठीक है। लेकिन जो दारुड़ शब्द है, इसका मतलब होता है भयंकर, बहुत कष्ट देने वाला, ठीक है, मतलब बहुत तगड़ा, ठीक है। ये दारुड़ का मतलब होता है भयंकर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आप चूज कीजिएगा। बाकी उत्तर जिन्होंने गलत चूज किया है, जरा वो सुधार करें अपने अंदर, ठीक है। करेक्ट, कृष्णसार। कृष्णसार दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ठीक है। करेक्ट, कृष्णसार मतलब कृष्ण का बिल्कुल नहीं। कृष्ण को क्या कहते थे दोस्तों? कृष्ण को माधव कहते थे। क्या कहते थे? माधव कहते थे। कृष्ण को गोपाल कहते थे, कृष्ण को गोविंद कहते थे, कृष्ण को यशोदा नंदन कहते थे ना, कृष्ण को वासुदेव कहते थे, ये सब कहा जाता था। श्याम वर्ण दोस्तों, श्याम को दोस्तों सिर्फ कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण का तात्पर्य श्याम भी होता है और कृष्ण का तात्पर्य काला भी होता है, काला भी होता है और श्याम होता है। श्याम रंग की बात कर रहा है, ठीक है, ये होता है। भगवत गीता, बच्चा सोचेगा लगता है कृष्ण के सार यानी उनके उपदेश की बात हो रही है, ये भी जवाब नहीं दोस्तों। याद रखिएगा, कृष्ण सार कहा जाता है हिरण को। किसे कहा जाता है? हिरण। हिरण को हिरण्य भी कहते हैं, हिरण को मृग कहते हैं, हिरण को
कृष्ण सार कहते हैं, हिरण को सारंग कहते हैं, क्या कहते हैं, सारंग कहते हैं। ये सब नाम दोस्तों किसके हैं, सब हिरण के नाम मैं बता रहा हूं, ठीक है। या फिर हिरण को कुरंग भी कहते हैं, हिरण को दोस्तों हरित भी कहा जाता है, हरिड़ भी कहा जाता है और हरित भी कहा जाता है, ठीक है। हरित दोस्तों कम मिलेगा, लेकिन हरि न लिखिए, हरित नहीं, ठीक है। हरित माने तो हरा हो जाएगा, ठीक है। ये सब हो जाता है। एक और बढ़िया से लिखिए, चारुलोचन, ठीक है, चारुलोचन, उसकी आंखें सुंदर होती है, इस वजह से हिरण को चारुलोचन भी कहा जाता है। तो ये सब नाम दोस्तों किसके हो जाएंगे, हिरण का पर्यायवाची है, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा शैथिल्य, शैथिल्य का विलोम दोस्तों आपको बताना है, ईमानदारी से बताएं सर, तो ये शब्द ही हम पहली बार सुन रहे हैं, शैथिल्य, ठीक है। एक शब्द आज मैंने क्या किया, एक शब्द है दोस्तों सौमनस्य, क्या शब्द है दोस्तों, सौमनस्य। आप उल्टा पढ़ते हैं कि सौमनस्य का उल्टा क्या होता है, तो आप पढ़ते हैं वैमनस्य, क्या होता है दोस्तों, सौमनस्य का उल्टा वैमनस्य होता है, ठीक है। और आप नहीं जानते कि वैमनस्य को ही शैथिल्य भी कहते हैं, वैमनस्य को ही शैथिल्य भी कहते हैं। तो यहां जो वैमनस्य दे रहा है ये अर्थ है, ठीक है। और चाहे आप उसे शैथिल्य कहिए, चाहे वैमनस्य को आप उदासी कह लीजिए, ठीक है, चाहे वैमनस्य को आप खिन्नता कह लीजिए, एक तरह से ये जो शब्द हैं दोस्तों ये समानार्थी शब्द हैं। यहां पे जो उत्तर होगा ये प्रसन्नता होगा, क्योंकि आपको अपोजिट बताना है, तो प्रसन्नता शब्द हो जाएगा। अन्य मनस्क मतलब दूसरे व्यक्ति की बात हो रही, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा। मैंने जानबूझकर ऐसे सवाल निर्मित किए कि आप कंफ्यूजन में उत्तर जो है गलत दीजिए। कठिन बनाना है तो कहां से कठिन लाए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वह स्त्री जिसके रहते पति जो है उसका दूसरा विवाह कर ले तो वो जाएगा बेटा जेल में। क्यों? क्योंकि दोस्तों हिंदू जो नियम कहता है, विवाद नियम, वो कहता है कि नहीं, आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कर नहीं सकते, ठीक है, यह अपराध है। लेकिन चलिए अब बात है तो हमें तो उत्तर बताना पड़ेगा कि वह स्त्री जिसके रहते उसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं। बच्चा सोचेगा लगता है पर पत्नी धारिता, पर यानी दूसरी पत्नी धारण करने की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं सर, अन्योढ़ा। पहले समझिए अन्योढ़ा मतलब होता क्या है। अन्योढ़ा दोस्तों ये दो शब्द से मिलकर बना है, अन्य धन ऊढ़ा, अन्य धन ऊढ़ा। जहां ऊढ़ा का मतलब दोस्तों किससे होता है, स्त्री से होता है। ऊढ़ा मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊढ़ा दोस्तों शब्द ये स्त्री के लिए होता है, ठीक है, या पत्नी के लिए होता है। स्त्री के लिए भी किया जाता है इसका यूज, पत्नी के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अन्य ऊढ़ा मतलब दूसरे की पत्नी। अन्य ऊढ़ा मतलब ये जो उत्तर निकल कर आएगा इसका मतलब है दूसरे की पत्नी, अपनी की बात नहीं हो रहा है। और यहां तो विवाह की बात। अनूढ़ा मतलब अविवाहित, अनधन ऊढ़ा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह अविवाहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविवाहित। परित्यक्तता जिसको त्याग दिया गया हो, ठीक है, त्याग, जिस स्त्री को उसके पति ने त्याग दिया हो, यहां आपका उत्तर होगा अध्युड़ा, ठीक है, अध्युड़ा, ठीक है। एक पत्नी के रहते हुए अगर दूसरी पत्नी लाई जाए तो उसके लिए शब्द क्या होगा, अध्युड़ा शब्द होगा। ये ऑप्शन नंबर ई याद रखेगा। काफी मिलते जुलते हैं तो भाई गलती होगी। तो अब हमारे जैसे अध्यापक होंगे तो आपको समझाएंगे कि बेटा इसको समझिएगा, कहां मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे आइए, करा आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, ठीक है। ये तो दोस्तों होना ही चाहिए, जितना धन की आपको आवश्यकता है बस उतना ही दोस्तों आप कमाइए। उससे ज्यादा धन आया कि सत्यानाश होना है, अहंकार आना है, काम की भावना आएगी, लोभ की भावना आएगी, आप जो है कलयुग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए उतना ही धन लीजिए जितना आवश्यकता हो। ये नहीं कहा जाता कि नहीं धन न रखिए। अभी धन नहीं होगा तो माँ बाप की सेवा कैसे करेंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे, समाज में आपको उच्च स्थान ही नहीं मिलेगा। तो धन कमाना आवश्यक है, लेकिन कितना, जितना आवश्यक हो सिर्फ उतना धन, आवश्यकता के बराबर, ठीक है। पिंगाक्ष दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ तो होता है भूरी आंखों वाला, ठीक है। पिंगाक्ष का मतलब क्या हो जाता है, भूरी आंखों वाला। लेकिन इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे पिंगाक्ष जो शब्द है ये दो लोगों के लिए दोस्तों और यूज किया जाता है। पिंगाक्ष दोस्तों हनुमान जी को भी कहा जाता है, और पिंगाक्ष दोस्तों याद रखेंगे कुबेर को भी कहा जाता है। कुबेर को दोस्तों धनाधिप भी कहा जाता है, ठीक है, कुबेर को धनाधिप भी कहा जाता है, ठीक है। अपरिब्रह्म कुछ नहीं है, अपरिग्रह शब्द होगा। अस्ते मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है। अस्ते का मतलब क्या है, चोरी न करना। इसके लिए क्या शब्द होता है, अस्तेय शब्द होता है। अपरिग्रह दोस्तों यहां पर बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा, ये ध्यान आप रखेंगे। आगे देखिए, कह किसी वस्तु को आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा क्या। एक मुहावरा बताना है और बहुत अच्छा सा एक पॉइंट दे रहा है। अब मुहावरा आपको ढूंढना है। कह रहा है किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, आपको जितना मिलना चाहिए उतना मिला नहीं, ठीक है। कह रहा अंगुली चाटना,
इसको कहते हैं क्या? नहीं भैया, अंगुली चाटना इसका मतलब होता है कोई चीज आपको बहुत प्रिय लग रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा अत्यधिक प्रिय, खाने में, वो भी अंगुली कब चाटते हैं, ठीक है, खाने में अत्यधिक प्रिय, ठीक है, जब कोई वस्तु आपको मिलती है तब व्यक्ति क्या करता है, अपना उंगली चाटता है। ऊंट के मुंह में जीरा, ये दोस्तों परफेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, कि जितना ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जितना मिलना चाहिए उससे बहुत कम आपको मिला। ओस चाटे प्यास न बुझना, यानी दोस्तों इसका मतलब होता है आपको सफलता अगर हासिल करनी तो मेहनत जो है करनी पड़ेगी। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझता। आप सोचे थोड़ा सा पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये भैया जो दिनवा रतिया लगा पढ़ रहे हैं उनका होगा कि आपका होगा? पहले आप उनके बराबर आइए, ठीक है, वही है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, सी बीमार नहीं दोस्तों, एक अनार 100 बीमार, ठीक है, वही है स्कूलवा वाली जिंदगी, ठीक है, कि एक कन्या पर सब मरते हैं, पूरा क्लास लट्टू है, अरे उसको छोड़ो, बाहर निकलो, सिलेक्शन लो, ऐसे 100 लट्टू आपको मिलेंगे, ठीक है। करा ओछे की प्रीत बालू की भीत, ठीक है, यानी बिना भय ओछे की प्रीत बालू की भीत, ठीक है। हाँ दोस्तों, ओछे मतलब जो ओछे लोग होते हैं, ठीक है, ओछे मतलब एक तरह से कह सकते हैं, अरे मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले लोग जो होते हैं उनसे सजग रहना, उनका प्रेम और बालू की दीवार एक जैसी होती है, असंभव कार्य, दोनों से बच के रहना चाहिए, समझाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर फिलहाल जो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। करा आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या दोस्तों? करा उचित सामंजस्य का अभाव, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा बड़ा रंग बिरंगा नहीं, बेमेल तथा बेढंग होना, इसके लिए दोस्तों शब्द आता है आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है, यानी बेमेल चीजें या बेढंगे के लिए दोस्तों यूज किया जाता है, लोकोक्ति है, ये ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका, सॉरी मुहावरा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करा 100 सयाने एक मत, 100 सयाने एक मत, करा कुछ भी निश्चय न कर पाना, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता, ठीक है, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, ज्यादा सियाना बनने पर नुकसान होना, ठीक है, जितने बुद्धिमान लोग होते हैं उनके विचार एक जैसे होते हैं। क्या कोई टीचर आपको बताता है कि मेहनत मत कीजिए? हाँ, तो सबके विचार एक जैसे होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विचार उनका, मत उनका एक जैसे होगा, वही 100 सयाने एक मत है, ठीक है, तो 100 लोग अलग अलग होंगे लेकिन उनका मत दोस्तों एक जैसा होगा, ठीक है। याद रखेंगे आप, स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एक नया एप्लीकेशन आया, उसे डाउनलोड कर लीजिए, बहुत कम प्राइस में, जितना आपके गांव में ट्यूशन का फीस लगता है उससे कहीं ज्यादा कम प्राइस में दोस्तों ये बैच लॉन्च किया गया है, ठीक है। 150 रुपया ट्यूशन फीस लगता होगा कि नहीं? 100 रुपया लगता होगा कि नहीं ट्यूशन फीस, से बताओ। हाँ सर 100 रुपया तो लग जाता है। अब सोचिए यहाँ 100 रुपया मंथली भी इसका चार्ज नहीं है। अब कितना सस्ता आपको चाहिए भैया, हमारे पेट पे लात मत मारिए, ठीक है, हमको भी जीने खाने दीजिए, पूरी टीम है, सबको लेके चलना होता है, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, तो अब कुछ ऐसा ना कीजिए ना, ठीक है। तो आप जुड़िए हमारे साथ, हर बैच में दोस्तों आपको आनंद मिलेगा, ठीक है, बहुत कायदे से, बहुत शालीनता से, बहुत ढंग से चीजों को पढ़ाया गया है। आप पढ़िए तो सही, फिर आपको अपने आप जो है समझ आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है? जो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों वो बताना आपको, तो मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है कैसे आप इसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप क्या लिख लीजिए? पुल्लिंग लिख लीजिए। दूसरी तरफ दोस्तों आप क्या लिख लीजिए? स्त्रीलिंग लिख लीजिए। अब दोस्तों आप छाटना शुरू कीजिए, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अंगूठा, अच्छा अंगूठा, अच्छी अंगूठा। अंगूठा दोस्तों पुल्लिंग होता यद। हाँ, अंगूठा की जगह अगर उंगली लिख देता, उंगली क्या लिख देता दोस्तों? उंगली लिख देता, तब दोस्तों जवाब क्या आ जाता? उंगली दोस्तों स्त्रीलिंग होता है। मुंह भी दोस्तों पुल्लिंग होता है। गर्दन दोस्तों याद रखेगा, गर्दन दोस्तों अच्छी होती है, ठीक है, अच्छी गर्दन होती है। दांत अच्छा होता है। हृदय भी दोस्तों अच्छा होता है, ऐसा नहीं दिल समझ के आप गड़बड़ कर लो, ठीक है। तो यहां पे जो आपको नजर आ रहा है ये गर्दन शब्द है। गर्दन दोस्तों स्त्रीलिंग है, बाकी का जितना दिया है सब पुल्लिंग है। अरे अपने ही शरीर के बारे में अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, कैसे काम चलेगा भाई, ठीक है, कम से कम अपने शरीर के बारे में ज्ञान रखिए। आगे देखिए, कह रहा अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। इस वाक्य में दोस्तों कौन सा काल है? अरे जब किया था तब किया था, ठीक है, सामान्य नहीं किया था लिखा, पूर्ण भूतकाल कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, पूर्ण भूतकाल, बहुत आसान सा सवाल दिया, पूर्ण भूतकाल यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से दोस्तों गलत कौन सा? मैंने कहा लाओ आज वचन वाले चैप्टर को थोड़ा सा भौकाली बना देते हैं, ठीक है। वचन की दृष्टि से गलत वाक्य का दोस्तों चयन करना है यहां पे, ठीक है। लिखा क्या है? जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। देखिए गुरुजी क्या थे ना, यहां इज्जत देना पड़ेगा, ठीक है, यहां
हैं तो एक ही गुरुजी, लेकिन इज्जत के वास्ते दोस्तों यहां बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। यह बिल्कुल परफेक्ट। जिसे मैं कहूं पिताजी आया है, पिता आया है या पिताजी आए हैं, थोड़ा इज्जत दीजिए, आपसे बड़े हैं, आपको उन्होंने जन्म दिया। हाँ, तो इज्जत और सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन होता है। एकदम परफेक्ट है। कर हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लगेगा मुझे आपको लगेगा ऐसा कर दे, मुझे याद है नहीं मैंने ऐसा कहा था। दोस्तों कभी कभी ना सबको आदर सूचक शब्द होता है कि जिसमें दोस्तों हम एक साथ जो है सबको जोड़कर चलते हैं, उस भाव से दोस्तों इस वाक्य को एकदम सही ठहराया जा सकता है। गांधी जी चंपारण आए थे, गांधी जी को भी इज्जत दीजिए सबको। शास्त्री जी बहुत सरल स्वभाव के थे, इनको भी इज्जत दीजिए। आपका हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, आप बचपन से पढ़े थे आए हैं, बचपन से क्या अभी जब से यहां पढ़ रहे हैं आपने पढ़ा दोस्तों, यह सदैव बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्तों? हस्ताक्षर शब्द सदैव बहुवचन होता है। जब ये सदैव बहुवचन है तो यहां आपका की जगह दोस्तों आपके होना चाहिए। आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, ठीक है, बहुत ही अलग हैं, ये होना चाहिए। तो जो मिस्टेक है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है, इस वजह से आप इसे चूज कर लीजिए। तो जो बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ा होगा वही दोस्तों इस सवाल का जवाब दे पाएगा, अन्यथा कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे जो है गलत जवाब देंगे। अगला करा वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कारक दोस्तों कौन सा है? वह अगले साल आएगा। क्या कर्ता कारक है? बिल्कुल नहीं। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान नहीं, अधिकरण। याद रखेंगे अधिकरण की पहचान तो दोस्तों में होता है और पर होता है। आप कहेंगे सर यहां में और पर की तो कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन भाव समझिएगा, ठीक है, भाव समझिएगा। अगर कभी भी दोस्तों किसी के कहीं से आने की बात हो रही है तो हमेशा वह अगले साल आएगा यानी अगले साल में आएगा, इसका भाव समझिएगा। यहां लिखा नहीं है लेकिन जब आप लिखेंगे तो ये गड़बड़ भी नहीं होगा, ठीक है। वह अगले साल में आएगा, इस साल नहीं है, वो अगले साल में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे इस तरह से इसे प्रेजेंट करेंगे तो यहां अधिकरण कारक हो जाएगा, छिपा हुआ है ना। कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि सब कुछ आपके आंख के सामने नहीं होगा, एग्जामिनर को आपका ब्रेन टेस्ट करना है ना, तो भाई आपको कंफ्यूज करेगा ना। तो आइए इस तरह से दोस्तों सवाल आ जाते हैं। अब धीरे धीरे हम भी भाई इतने, अब सोचिए आज हमारा 37 नंबर की क्लास चल रही है। अब वही घिसे पिटे सवाल मैं आपको पढ़ाता रहूं कि गंगा हिमालय से निकलती है और आप प्रेम से कूद कूद कर उत्तर देते रहिए हाँ सर अपादान कारक अपादान, यही सब जिंदगी रह गई है। भाई थोड़ा तो अपग्रेड होइए। हाँ, जिसको लग रहा है कठिन क्लास है वो 1 नंबर से क्लास देखे। जब आप शुरू से क्लास देखेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे प्रश्न का लेवल बढ़ा है। बहुत सारे बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं। अरे अब ज्वाइन कर रहे हैं तो पीछे का वीडियो आप देखिए जाकर, बहुत जरूरी है आपका वीडियो देखना। क्यों दोस्तों? जो पीछे आपको पढ़ाया गया ना वो वहां से बेसिक है, धीरे धीरे प्रश्न के स्तर को बढ़ाया जा रहा है ताकि आप कहीं से जो है कोई मास्टर तो है नहीं, हिंदी के शिक्षक तो है नहीं कि आपको सब पढ़ा पढ़ाए सब याद है। तो आपको धीरे धीरे बनाया जा रहा है उस लेवल पे, धीरे धीरे कठिन, आगे आने वाले समय में और कठिन मैं करता चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर पुरः उपसर्ग से बने शब्द कौन से नहीं है? देखिए आप इस तरह के सवाल अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है। एक तो पूरा को ढूंढना वैसे डिफिकल्ट, ऊपर से कह रहा कौन सा उपसर्ग नहीं है, और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल रहा है। उपसर्ग दोस्तों यह हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, यह शब्द के प्रारंभ में लगता है। आइए पहले तो चेक करना पड़ेगा ना, जैसे पुरोहित, ठीक है, तो पुरोहित में दोस्तों क्या हो जाता है? पुरः धन हित हो जाता है, तब सर ये मामला तो फिट है इसका। दूसरा देखिए पुरस्कार, पुरस्कार में हो जाता है पुरः धन कार, विसर्ग संधि आती है यहां पे, ठीक है। चलिए इसका भी मामला फिट है। अगला देखिए पुरस्कृत, तो क्या हो जाएगा? पुरः धन कृत, क्या हो जाएगा? पुरः धन कृत, इसका भी मामला ठीक है। और आगे देखिए पुरोगामी, क्या हो जाता है? पुरः धन गामी, पुरोगामी, ठीक है, इसका भी मामला फिट है। और देखिए पूरा धन स्मरण, क्या हो जाएगा? पूरा धन स्मरण। यहां दोस्तों पूरा नहीं है, यहां पूरा होगा। क्या होगा? पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर ई करिएगा, क्योंकि बाकी में तो पूरा है, हमने आपको दिखा भी दिया, ठीक है। लेकिन यहां दोस्तों पूरा होगा, पूरा धन स्मरण बराबर पूरा स्मरण हो जाता है। तो यहां आपका ई वाला उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। एक और खतरनाक सवाल देखिए, बहुत जबरदस्त। कह किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों नहीं है? अरे बाप रे बाप, भाग जाएंगे आप जो है धोती कुर्ता उठा के, ठीक है, कि सर कितना खतरनाक सवाल दे दिया। कह रहा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। अंदाज लगा के कोई बच्चा इसका सही जवाब नहीं दे पाएगा। और अगर आप दे भी देते हैं तुक्का मार के, ईश्वर की कृपा से आप सही बता भी देते हैं, मैं मानने वाला नहीं। मैं उत्तर तब मानूंगा जब आपने अपने दिमाग का प्रयोग करके दिया हो। तुक्का की क्या गिनती है? आज तुक्का लग गया, एग्जाम में लग जाएगा, गारंटी ले रहे हो।
अगर आपके पास अपनी स्वयं की गारंटी हो कि हाँ सर हम तुक्का सही कर लेंगे, बढ़िया है भैया, ठीक है। नहीं सही कर पाओगे तो आइए मेथड समझाते हैं आपको कि मेथड क्या है। जैसे यह सफलता है, अब यहां पे देखिए दो चीजें होती हैं, ठीक है। जो असफलता दोस्तों शब्द है, यह दोस्तों मूल शब्द जो यहां पर है ऐसे काम करते हैं। सुनिए, यहां ना आप 3 कॉलम बना लीजिए, 3 कॉलम बनाइए, तो 3 कॉलम, ठीक है। एक दोस्तों मूल शब्द हो जाएगा, एक दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा, और एक दोस्तों प्रत्यय हो जाएगा। अभी आपको सब जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं दोस्तों यहां पे पहला वाला, ठीक है। जब पहला देखोगे आप तो यहां मिलेगा दोस्तों, यहां अ दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है, सफल दोस्तों मूल शब्द है, और ता दोस्तों क्या है, प्रत्यय। हाँ सर, एकदम परफेक्ट स्टाइल है सर, ऐसे समझा दीजिए तो सारा काम हो जाए। आगे देखिए प्रभावशाली में, यहां याद रखेगा भाव मूल शब्द है, प्र दोस्तों उपसर्ग बनेगा, और शाली दोस्तों क्या है दोस्तों, यहां प्रत्यय बनेगा, ठीक है। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया। अपराध में दोस्तों याद रखेगा राध दोस्तों मूल शब्द होता है। सर राध मूल शब्द होता है, हमने, रुकिए पहले लिख लेने दीजिए, मैं समझा देता हूं। जहां आपका मन जहां पर दोस्तों व्यथित हो रहा है ना, मुझे पता था, आप मानोगे नहीं सर, राध तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। नहीं पढ़े तो दोस्तों अब पढ़ लीजिए। अपराध में राध का मतलब होता है कार्य, और अप का मतलब होता है गिरा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर राध मतलब कार्य, अप मतलब विपरीत, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। अप का तात्पर्य दोस्तों क्या होता है, अप का तात्पर्य विपरीत होता है, और राध का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, राध का तात्पर्य कार्य होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि अपराध भी दोस्तों अपधन राध शब्द से बना है। लेकिन आप तो स्टडी 91 पे है ना, आप स्टडी 90, हेलो हेलो आवाज आ रही ना, आप तो स्टडी 91 पे है ना, आपको तो जानना होगा ना। और मेरा फर्ज बनता है, मैं अपने बच्चों को जो है औरों की तरह कमजोर नहीं बना सकता, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, कर है सामुद्रिक, यही दोस्तों आपका सही जवाब है। सामुद्रिक में दोस्तों समुद्र, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, समुद्र दोस्तों मूल शब्द है, और दोस्तों इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें मूल है लेकिन उपसर्ग नहीं है। अनुकरणी में दोस्तों याद रखेगा, करण दोस्तों क्या होगा, यह मूल शब्द होगा, और अनु दोस्तों क्या होगा, यह आपका उपसर्ग हो गया, और ईय दोस्तों क्या होगा, यह आपका प्रत्यय होगा। फिर से आपके मन में सवाल, सर करण मतलब, अरे भैया करण का मतलब कार्य होता है, कार्य करना, करण मतलब क्या हो जाता है, कार्य करना। और अनु दोस्तों, अनु मतलब पीछे या अनुसरण करने वाला, अनु का मतलब क्या हो जाता है, पीछे या फिर अनुसरण करने वाला। तो उस आधार पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आप ना आंख बंद करके जुड़िए हमारे साथ, ये तो फ्री वाली क्लास देख रहे हैं, आप बैच में आइए ना, आपको इतना बेहतरीन बना देंगे, इतना मजबूत बना देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, वादा है मेरा, आपके नितिन सर का वादा है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। बीपीएससी को साइड में रखिए, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हिंदी व्याकरण का सवाल आएगा ना, आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल हल ना हो, ये गारंटी मेरी है। विश्वास है ना। अरे 10-20 हजार आपसे नहीं ले रहा हूं, 1000 रुपया भी नहीं ले रहा हूं, इतना कम प्राइस पे दोस्तों बैच लॉन्च 699। बताइए 100 रुपया मंथली भी नहीं पड़ता, 100 रुपया महीना देते, कहोगे सर भाग दीजिए, आपको लगता गणित नहीं आता, हाथ दो भाग दो, 699 सर, आप 100 रुपया महीने की बात करते, उस आधार पे तो 600 हो जाएगा, आप तो 699 ले रहे हैं। अरे 699 हमें नहीं मिलता है, 18% जीएसटी गुप्ता जमा करते हैं, ठीक है, उठा ले जाएंगे वो लोग हमें, ठीक है। और भाई हमारा धर्म क्यों टैक्स चोरी करना, थोड़ा पैसा बचा के क्या कर लेंगे, वही है ना, जब आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। तो जो दूसरे के हिस्से का है उसे अपना धन नहीं समझना चाहिए, तो उनका उन्हें दे देता हूँ, ठीक है। और बाकी कब आप देख लो कितना रुपया मेरे पास बच रहा है, ठीक है। और उसी में पूरी टीम काम करना, पढ़ाना लिखाना सब सर्विस है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आप आइए, ये चीजें तो आप छोटी मोटी देख रहे हैं, आप बैच में आइए ना, आनंद आ जाएगा आपको पढ़कर, बेहतरीन क्लास वहां चलती है। चलिए यहां देखिए, कर नीचे दिए गए वाक्यों को तार्किक क्रम में दोस्तों व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पे देखिए 5 ऑप्शन दे रहा है, मतलब ये लाइन दे रहा है, आपको इसी को सेट करना है खाली। कर विज्ञान ने मानव जीवन को सुविधाजनक और आरामदायक बना दिया है, इसने हमारी सोचने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाया है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी समाज के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आधुनिक युग में विज्ञान का योगदान अद्वितीय है, इसलिए इसका सही मायने में उपयोग आवश्यक है। देखिए विज्ञान की कहानी तो हमें शुरुआत कहां से करना चाहिए, मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 4 से आप स्टार्टिंग कीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां विज्ञान के प्रारंभ की बात हो रही, ठीक है। तो लिख रहा है आधुनिक युग में विज्ञान का योगदान अद्वितीय है, और किसी के बारे में पहले अच्छी बातें कीजिए, फिर उसके बारे में आप उसकी कमी बताइए, ये सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, आधुनिक युग में विज्ञान क्या दोस्तों, ये विज्ञान जो है
विज्ञान का योगदान अद्वितीय है। दूसरा, अब देखिए 4 नंबर आपको लेना है तो ये डी वाला और ये सी वाला तो कैंसिल हो गया, बचता दोस्तों 3 ऑप्शन। करा 4 के बाद 1 ले लीजिए, लेके देखिए। करा आधुनिक युग में विज्ञान का योगदान अद्वितीय है, विज्ञान ने मानव जीवन को सुविधाजनक और आरामदायक बना दिया है। इसको लगाया जाए या फिर इसको लगाया जाए, लेकिन इसका दुरुपयोग देखिए, तुरंत दुरुपयोग की बात नहीं करना, यानी ये गलत है। और यहां क्या बी दिखा है, बी मतलब इसको करा इसने हमारे सोचने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाया है, ये कर सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर विज्ञान ने मानव जीवन को, हाँ ठीक है, पहले क्षमता बढ़ेगी फिर ये आएगा। ठीक है, पहले क्षमता बढ़ा लो, फिर दोस्तों क्या हो, उसको सुविधाजनक और आरामदायक की बात कर लिया। फिर दोस्तों इसलिए सही दिशा में इसका उपयोग दोस्तों आवश्यक है, लेकिन दुरुपयोग की बात एकदम लास्ट में। ठीक है, तो 4 2 1 5 3 दोस्तों कीजिए, 4 2 1 5 3। ठीक है, ये आपका दोस्तों सही हो सकता है, ये वाला। ठीक है, और एक बार इसके आधार पे भी देख लेते हैं, इसके आधार पे करते हैं तो आधुनिक युग में विज्ञान का योगदान अद्वितीय है। फिर कह रहा है विज्ञान ने मानव जीवन को सुविधाजनक और आरामदायक बना दिया है, इसने हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ाया है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ये भी दोस्तों अपने आप में सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, बहुत क्लोज आंसर है। ठीक है, ऐसे सवालों में एग्जामिनर से आप लड़ ही नहीं सकते। क्या साबित कर लेंगे बताइए, मैं कह रहा हूं दोनों सही है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, मेरे हिसाब से जो मेरा अपना माइंड करता है वो तो ही कहता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि पहले हमारे विज्ञान की चर्चा करना है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 4 नंबर पहले आएगा। अब देखिए, अब सोचना समझना पहले रखना है या मानव जीवन को सुविधाजनक और आरामदायक बनाना रखना है, तो पहले विज्ञान को लेकर मनुष्यों ने सोचा समझा होगा, आविष्कार किया होगा, उनके आविष्कार के फलस्वरूप जो है दोस्तों तब हमें आराम मिला होगा। नहीं, आप समझ रहे हैं ना, तो पहले दोस्तों क्या आएगा, पहले सोचना समझना आएगा। ठीक है, सोचना समझना आएगा, उसके बाद जीवन जो है आरामदायक बनेगा। और इस आधार पे चलेंगे तो ये सोचने समझने से पहले ही आरामदायक की बात कर रहा है, इस वजह से दोस्तों ये गलत भी हो सकता है। तो बी वाला कीजिए, एकदम परफेक्ट जवाब है। थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग में रखेंगे। अब कोई अगर आपके सामने लड़ जाता, भिड़ जाता, नहीं हम ये मानेंगे, उसको समझाइए कि विज्ञान, आप समझाइए उसको कि विज्ञान आया तो आविष्कार ऐसे नहीं हो गया, पहले शोध हुआ होगा, कि जिसने एक एक आविष्कार किया होगा उसको समझिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर देना होता होगा। आइए, आज का पद्यांश दोस्तों बड़ा गजब का है, बहुत बेहतरीन। रश्मि रथी का नाम सुना आप सभी ने, ये रश्मि रथी की दोस्तों लाइन है। जी हाँ, रश्मि रथी की लाइन है दोस्तों, रश्मि रथी। ठीक है, रश्मि रथी की लाइन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, मजा आएगा पढ़कर आपको। 2 अगर न्याय, तो भगवान श्री कृष्ण को पांडवों ने कौरवों के पास भेजा है इसलिए कि आगे कोई युद्ध ना हो। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही दोस्तों सोचते हैं किसी दूसरे को भेजने से अच्छा है कि मैं खुद जाके जो है इस लड़ाई को रोक लूं। लेकिन ये लड़ाई, कई लोग कहते हैं ना कि भगवान चाहते तो रोक लेते हैं, ये लाइन आपने सुना होगा कि अरे कृष्ण जी तो उस जमाने में थे, कृष्ण जी चाहते तो महाभारत नहीं हुआ होता, वो तो भगवान थे, वो तो रोक देते हैं। अरे आपने तो पढ़ा ही नहीं भैया, सुध बुध आपके पास नहीं है। आपको नहीं पता कि पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, और संधि प्रस्ताव में उन्होंने कहा क्या था, ये सुनो। उन्होंने कहा था 2 न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय करना है तो आधा आधा राज्य बांट दो। 2 न्याय अगर तो आधा तो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, अगर इसमें भी तुमको कोई आपत्ति है तो दे दो केवल 5 ग्राम, केवल 5 गांव दे दो, रख लो पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा हस्तिनापुर तुम रख लो, कुरुक्षेत्र नहीं पूरा हस्तिनापुर रख लो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, जितना है सब तुम्हारा, केवल 5 गांव ही पांडवों को दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। ठीक है, यानी हम वही खुशी से खाएंगे रहेंगे, लेकिन परिजनों से कभी शत्रुता नहीं करेंगे, उनके ऊपर असी न उठाएंगे। असी मतलब तलवार, असी का तात्पर्य क्या दोस्तों, असी का मतलब होता है तलवार, खड़ग, खपड़, ये कहा जाता है। ठीक है, कहा दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन ने कहा ना ना ना, एकदम 1 इंची जमीन भी नहीं देंगे। अब बताइए क्या चाहिए यार, इतना बड़ा हस्तिनापुर 5 गांव दे दिए होते तो ये महाभारत ना हुआ होता ना, पांडव को लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसकी मति भ्रष्ट थी। अब भगवान खुद ही समझा रहे हैं। अब फिर भी दोस्तों कह रहा है दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। और दुर्योधन की सोचिए, मतलब अगर वो दे देता तो वहां बैठे जो बुजुर्ग थे वो कितना खुश हो जाते कि चलो एक मामला खत्म हुआ यहां। ठीक है, लेकिन वो अभी ना कर सका, उल्टा
उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टा दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बांधने की प्रयास किया, ठीक है, उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। भैया कृष्ण उसमें क्या कर रहे हैं? उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अरे आप कृष्ण को बांधने जा रहे हो तुम, वो खुद ही असाध्य हैं, वो दुनिया की माया खुद रचते, तुम उनको बांधने चले, ठीक है। जो था असाध्य साधने चला, जननाश मनुज पर छाता है। जब नाश किसी मनुष्य के मस्तिष्क पर छाता है, पहले विवेक मर जाता, उसकी सुधि बुद्धि बुद्धि सब खो जाती है। हरि ने भीषण हुंकार किया। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भीषण हुंकार किया, गुस्सा आ गया उन्हें, ठीक है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। उसके बाद उन्होंने अपना स्वरूप बढ़ा लिया, ठीक है। डगमग डगमग दिग्गज बोल डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन आ बांध मुझे। गजब की दोस्तों लाइन है, आप पढ़िए, कभी पढ़कर आनंद आ जाता। सोचिए, सुनकर दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो पढ़कर कितना आनंद आता होगा, ठीक है। आइए पढ़ाता हूं दोस्तों। यहां पर अब यहां पर ये पद्य दिया है। मान लीजिए ऐसा पद्य आपके परीक्षा में आ गया और इसमें से कुछ सवाल मैंने क्रिएट किए। करा कवि के अनुसार दो न्याय अगर तो आधा दो, ये क्या तात्पर्य, इसमें क्या मतलब? रामधारी सिंह दिनकर जी किसकी बात कर रहे हैं? तो न्यायपूर्ण बंटवारे की बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय की बात है तो आधा दो, ठीक है। पूरी धरती पर अधिकार, युद्ध की तैयारी, बिना संघर्ष के त्याग, बिना शर्त के अधीनता, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सा इसका जवाब है। आगे देखिए, करा दुर्योधन के हरि को बांधने का प्रयास जो है किसका प्रतीक है? दुर्योधन इतनी बड़ी मूर्खता करने चल रहा है, ये किसका प्रतीक है जो हरि को बांधने जा रहा है? ये अहंकार और विवेकहीनता का प्रतीक है। यानी वो उसकी सुधिबुद्धि चली, वो अहंकार में है, रावण अपने आप को समझ रहा है, ठीक है, वो अहंकार में है, वो विवेकहीनता का परिचय दे रहा है। धर्म कर्तव्य नहीं, साहस बलिदान नहीं, ज्ञान श्रद्धा नहीं, संघर्ष और सम्मान भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका सही जवाब होगा। जननाश मनुज पर छाता है। जब किसी मनुष्य के मस्तिष्क पर नाश छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है, उसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है, पहले विवेक मर जाता है। इसमें कवि ने कौन सा संदेश दिया है? कारण मनुष्य के विनाश का कारण उसकी विवेकहीनता है। ये तो हो सकता है। समाज में न्याय का महत्व है, संघर्ष और विनाश का कोई संबंध नहीं है, धर्म का पालन ही सब कुछ है, ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है। नहीं, मनुष्य के विनाश का कारण उसकी क्या है? विवेकहीनता है, ठीक है। उसका गलत रास्ते पर चलना, उसका विवेकहीन होना, ये उसके नाश का कारण है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन आ बांध मुझे, ठीक है। तो ये दोस्तों जब लाइन है तो भगवान का स्वरूप दोस्तों ये क्या दर्शाता है? अहिंसा का प्रतीक, न्याय और धर्म का प्रतीक, शक्ति और अपार क्षमता का प्रतीक, समर्पण का या संघर्ष और विनम्रता। देखिए विनम्रता का भाव तो रहा नहीं, और ना ही समर्पण है, और ना ही दोस्तों न्याय धर्म है, ना ही अहिंसा है। यह भगवान की शक्ति और उनकी अपार क्षमता का प्रतीक है कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, देखो तेरे पास कितनी बड़ी जंजीर है, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन, हाँ दुर्योधन आ बांध मुझे, आ बांध, देखता हूं तेरे पास कितनी बड़ी जंजीर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कर पंक्ति एक जो दिया है, डगमग डगमग दिग्गज डोले, क्या लिखा है पढ़िए, यहां पर कितनी बेहतरीन लाइन है, ठीक है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, गुस्सा के भगवान बोलने वाले। कर इस संदर्भ में किस स्थिति को दर्शाता है? क्या है दुर्योधन की हार है? नहीं, ये भगवान के प्रकोप से उत्पन्न भय है। और उनके उस स्वरूप को देख करके वहां जितने भी दिग्गज बैठे थे, चाहे भीष्म पितामह हो या कोई बड़े से बड़े दिग्गज, ये सब के सब भयभीत हो गए कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों हर कोई युद्ध लड़ना चाहता था, लेकिन कोई कृष्ण से युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। इसीलिए तो पूरा चाल चला गया कि कृष्ण से उनकी पूरी सेना भी ले ली जाए और कृष्ण को शस्त्र उठाने से मना भी कर दिया जाए। दोस्तों यही तो थी जो उनके पास अक्षुड़ी सेना थी, ठीक है। वो सेना दोस्तों पूरी कौरवों को मिल गई। कौरवों को लगा सेना बल है तो सब है। और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ी चीज उसने ये उसको दिमाग मिला कि नहीं, कह दो कि श्री कृष्ण पूरे युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे ना, अगर अस्त्र उठाएंगे नहीं और सेना भी मिल जाएगी तो जीत तो कौरवों की होगी। इस तरह से दोस्तों ये पूरा रचा गया था महाभारत। लेकिन वही है, अधर्म पर विजय हमेशा धर्म की ही होती है, देर हो चाहे दुरुस्त हो, लेकिन होगी तो धर्म की ही विजय, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तथ्य को याद रखेंगे। अच्छा सर, एक बात तो तय है कि हिंदी का काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। सर जीएस के लिए क्या करें? जीएस के लिए तो मैंने इतना आपके लिए कर दिया है कि आपके सोचने से परे है। सर क्या किया है एक बार बता दीजिए। तो किया मैंने ये दोस्तों, कुल मैंने आपको 400 प्लस लेक्चर दिया दोस्तों, और ये 400 प्लस जो लेक्चर है दोस्तों पूरी तरह से फ्री में दिया है। आप आराम से बैठ के घर अपना भविष्य जितना बढ़िया संवार सकते हैं संवारिए। और इन
400 लेक्चर में क्या क्या आप कवर कर पाएंगे मैं एक बार वो बता देता हूं। अगर आपने 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक क्लास देखा तो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। 46 से लेकर 91 तक लेक्चर देखा तो मिडावल समाप्त हो जाएगा। 92 से लेकर दोस्तों 150 नंबर तक क्लास देखा तो मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। पढ़ना आपको है, आप डिसाइड कीजिए कि पढ़ लेते हैं कि नहीं। उसी तरह से 151 से लेकर 230 तक पढ़ा तो संविधान तैयार हो जाएगा। 231 से लेकर 330 तक पढ़ा तो ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और 331 से लेकर के अभी दोस्तों 412 तक आ गए हैं, अभी ज्योग्राफी समाप्त नहीं है, ज्योग्राफी दोस्तों चल रही है, ठीक है, ये चल रही है, ठीक है। जब ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी फिर हम लोग दोस्तों साइंस वगैरह की तरफ बढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे, जो भी विषय होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पढ़ना आपके ऊपर है। आप जो है प्लेलिस्ट देख लीजिए। कोई समस्या हो रही है कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, सर कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मत करिए, आप नंबर नोट करिए 7007734525। इस पर दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज दीजिए कि सर कहां से फ्री वाली क्लास पढ़नी है, ठीक है। हमारी टीम आपको मैसेज का रिप्लाई दे देगी, सीधा प्लेलिस्ट दे देगी, आप बैठ के पढ़िए। देखिए हर समय वही बैच परचेज करना है अपनी जगह। आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, परचेज कीजिए बैच, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी, सब कुछ आपके हाथों में है। करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।